नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज ममता बनर्जी दिल्ली में पहुंची और उसी दिन कलकत्ता रवाना हो गई। उनका मकसद था कि वो आए, नीति आयोग की मीटिंग अटेंड करे और थोड़ा ऐसा ड्रामा करे जिसकी गूंज पूरे देश में हो। और ड्रामा शब्द मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनको पता था, उन्होंने पहले से मन बना लिया था कि उनको दिल्ली की नीति आयोग की मीटिंग में क्या कहना है और किस तरीके से गुस्से से बाहर निकलना है। अब जो खबरें आ रही हैं, नीति आयोग की बैठक शुरू हुई। नीति आयोग की बैठक में चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट समय मिला बोलने के लिए। गोवा, असम और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को 10 से 12 मिनट मिला। लेकिन ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि वो केवल 5 मिनट बोली और उसके बाद जैसे ही उन्होंने सेंट्रल फंड्स की बात करनी शुरू की, उनका माइक बंद कर दिया गया। जी हां, ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि नीति आयोग की बैठक में उनके माइक को बंद किया गया है। ये तो वही आरोप हो गया जो राहुल गांधी संसद के अंदर लगाते हैं, या फिर विपक्ष के नेता कहते हैं कि उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन नीति आयोग में माइक बंद करना, वो भी किसी मुख्यमंत्री का, उससे सरकार को क्या हासिल होता है? पहला तो सवाल ये है। और उससे भी बड़ा सवाल कि इस तरीके की बात करके ममता बनर्जी ने आज क्या हासिल किया। ये बात कोई छोटी मोटी नहीं है। इस बात पर बवाल कितना मचा। निर्मला सीतारमन के आप बयान देखिए। निर्मला सीतारमन का बयान आया और उन्होंने क्या कहा, मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। निर्मला सीतारमन ने कहा कि हम सभी ने सुना, हर मुख्यमंत्री को अलॉट किया हुआ समय दिया गया जो हर टेबल पर लगी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। ये निर्मला सीतारमन ने कहा। और इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि हर मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उचित समय दिया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनका माइक बंद कर दिया गया है। और उन्होंने फिर कहा कि हमने नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी को सुना था, सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए उचित समय दिया गया था और मुझे पता नहीं कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की। ये सरासर झूठ है कि उनका माइक बंद किया गया है और उन्हें लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए। और निर्मला सीतारमन के बोलने के बाद पीआईबी ने एक फैक्ट चेक कर डाला। यहां तक कि पीआईबी ने, ये देखिए पीआईबी ने क्या कहा। पीआईबी ने कहा कि जिस तरीके की बातें ममता बनर्जी कर रही हैं वो भ्रामक है, वो मिसलीडिंग है। पीआईबी की प्रेस रिलीज ने कहा, पीआईबी के फैक्ट चेक ने इस बात को कहा है कि ये गलत तरीके की का इंफॉर्मेशन ममता बनर्जी दे रही है। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि अगर ममता बनर्जी इस तरीके की बातें कर रही हैं तो फिर उन्होंने आज क्या हासिल किया। तो पहला सवाल तो यह है कि ममता बनर्जी हमेशा अपने ड्रामा से, अपने जो थिएट्रिक से कुछ ना कुछ मैसेज वो सब किसी को देती हैं और बड़ी सोची समझी मैसेज देती हैं। और ऐसा नहीं है कि उनका जो मैसेज है, उनका जो संकेत है वो बड़ा मामूली होता है। ऐसा संकेत होता है कि हर किसी को चुभता है वो संकेत। अब आज उन्होंने किसको किसको संकेत दिया? आज उन्होंने अपने संकेत में केंद्र सरकार को, यानी कि मोदी सरकार को यह बता दिया कि आप एक महिला मुख्यमंत्री को बोलने के लिए नहीं देते। जब वो बोलती है तो आप उसका माइक बंद कर देते हैं। पूरे विपक्ष के नेताओं में इकलौती ममता बनर्जी थी, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों में, क्योंकि जो कांग्रेस रूल स्टेट से उनके मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो नीति आयोग की मीटिंग का वो बहिष्कार करेंगे। हेमंत सोरेन भी नहीं पहुंचे। तो केवल और केवल इंडिया अलायंस के अगर मुख्यमंत्रियों को देखें तो केवल ममता बनर्जी वहां पहुंची थी और उनको बोलने नहीं दिया गया, उनके माइक को बंद कर दिया गया। तो केंद्र सरकार को उन्होंने ये मैसेज दिया। इसके अलावा उन्होंने एक संकेत और केंद्र सरकार को दिया कि जो ये आपका नीति आयोग है, ये राज्यों के हित की बात नहीं करता, इसके पास वो ताकत नहीं है कि राज्यों को पैसा दे सके। और इसलिए एक बड़ी बात उन्होंने और कह डाली। उन्होंने कहा कि नीति आयोग कोई फायदेमंद नहीं है, नीति आयोग को खत्म करो और प्लानिंग कमीशन को लेकर आओ, क्योंकि प्लानिंग कमीशन डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स के मामले में ज्यादा कारगर था। और ये बात वो कल से कह रही हैं। कल भी उन्होंने जब दिल्ली में प्रेस को एड्रेस किया था, उन्होंने कहा कि वी डोंट नीड नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन शुड बी रिवाइव्ड। और आज उसी बात को उन्होंने दोहराया। तो ये दूसरा मैसेज था उन्होंने केंद्र सरकार को दिया कि नीति आयोग का कोई मतलब नहीं है, राज्यों का वो हित नहीं चाहता। और दूसरा कि विपक्ष की आवाज को बंद किया जा रहा है। लेकिन तीसरा मैसेज जो कि उन्होंने कांग्रेस को दिया है, कांग्रेस को क्या कहा है?
कांग्रेस को आज उन्होंने नीति आयोग की बैठक अटेंड करने के बाद यह कह दिया कि आप हमारे बॉस नहीं हो सकते। यानी कि कांग्रेस को ममता बनर्जी अपना बॉस नहीं मान सकती, आज उन्होंने साफ साफ कह दिया। क्योंकि कल से उन्होंने प्रेस वार्ता में अपने ये कहा है, प्रेस के संबोधन में ये कहती हुई आई हैं कि हमारी जो स्टेट लेवल की राजनीति है उसमें कांग्रेस हमारी राइवल है, यानी कि कांग्रेस हमारी एडवर्सरी है और उससे हमारा कोई स्टेट लेवल पर तालमेल नहीं हो सकता है। और इंडिया अलायंस एक प्लेटफॉर्म है जिसको कि वो खारिज भी नहीं करती हैं, लेकिन उसमें 100% प्रेजेंस का भी दावा नहीं करती कि ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस जब बुलाएगी तो मैं इंडिया अलायंस की बैठक के लिए आ जाऊंगी। आज इस बात को उन्होंने साफ कहा। और अगर आपने ममता बनर्जी की कुछ गतिविधियां देखी हो पिछले दिनों में, तो अनंत अंबानी की वो शादी में गई थी, वहां वो उद्धव ठाकरे से भी मिली, हालांकि कांग्रेस का कोई नेता वहां नहीं गया था। और लेकिन ये कहना उद्धव ठाकरे से कि चुनाव के समय हम आएंगे और आपकी रैलीज में कैंपेन करेंगे आपके लिए, वो एक बड़ी बात कहता है। और मेरी कुछ वेस्ट बंगाल के पत्रकारों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक तीर से कई शिकार कर रही हैं। एक तीर उनका बीजेपी को लग रहा है, एक तीर उनका कांग्रेस को लग रहा है, और तीसरा तीर जो कि बहुत बड़ा संकेत है कि क्या जो उनकी एक बड़ी लंबी और पुराने समय से कवायद चल रही है कि एक ऐसा फ्रंट बनाओ जो कि नॉन बीजेपी हो और नॉन कांग्रेस हो, तो क्या उसकी कवायद भी उन्होंने शुरू कर दी है। और कई लोग इसको कह रहे हैं कि हाउस विद इन हाउस जिसको कहते हैं, उसकी शुरुआत एक बार फिर से ममता बनर्जी करना चाहती हैं। तो उसका कारण क्या है? आज उसके कारण पर जो उनका सही इंटेंशन हो सकता है उसके बारे में अधीर रंजन चौधरी ने बता दिया। अधीर रंजन चौधरी ने यह कह दिया कि ममता बनर्जी राहुल गांधी को और राहुल गांधी की लोकप्रियता, जो बढ़ती लोकप्रियता है, उसको देखकर जल भुनकर खाक है और इस वजह से वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं होना चाहती। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि और ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं और उनका ये कहना गलत है कि एक मुख्यमंत्री की आवाज को दबाने की कोशिश की है। तो आज अधीर रंजन चौधरी एक तरफ राहुल गांधी के हिमायती के रूप में नजर आए और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के लिए भी उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट किया, ये कहते हुए कि नहीं, ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। तो यानी कि ममता बनर्जी का जो संकेत है वो साफ है कि वो कांग्रेस का जो बढ़ता हुआ डोमिनेंस है, जो कांग्रेस का बढ़ता वर्चस्व है इंडिया अलायंस में राहुल गांधी की वजह से, वो उससे अनकंफर्टेबल है। और ये संकेत आज उन्होंने कांग्रेस हाईकमांड को, जिसमें कि खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन सबको दे दिया है कि कांग्रेस को मैं एक बॉस के रूप में नहीं एक्सेप्ट कर सकती। ये बात उन्होंने आज कांग्रेस को बिल्कुल साफ कर दिया है, जिससे कि कांग्रेस भी विचलित है। कांग्रेस ये कहती है कि भाई जब हमारे सीएम्स नहीं गए तो आपको क्या जरूरत थी वहां जाने की। कांग्रेस अनकंफर्टेबल है इस चीज को लेकर, लेकिन कांग्रेस करे तो क्या करे। वो ये भी नहीं कह सकती कि ममता बनर्जी हमारे इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, और ये बात ममता बनर्जी भी नहीं कह सकती कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि उसकी खास वजह है। वजह यह है कि 2026 में अगला चुनाव है पश्चिम बंगाल का, और ममता बनर्जी उन लीडर्स में है, बिल्कुल मोदी जी की स्टाइल में काम करती हैं कि आपका चुनाव खत्म नहीं हुआ कि आपने अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। तो ममता बनर्जी को यह पता है कि 2024 शुरू हो गया है, उनके पास केवल और केवल 2 साल है, इसलिए 2026 की लड़ाई उन्होंने अभी से शुरू कर दी है। और इसीलिए आज उन्होंने एक तरफ केंद्र सरकार को संकेत दिए, दूसरी तरफ उन्होंने संकेत कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को दिया, और तीसरा संकेत पश्चिम बंगाल के वोटर को दिया। और पश्चिम बंगाल के वोटर को उन्होंने ये बता दिया कि देखिए, मैं अपनी गरिमा का और अपने सम्मान के बारे में न सोचते हुए भी मैं वहां नीति आयोग की मीटिंग में गई, क्योंकि मेरे दिमाग में पश्चिम बंगाल का हित सबसे बढ़ चढ़कर था, और केवल हम अपमान का घूंट मैंने पी लिया वहां पर जाकर, लेकिन मैंने पश्चिम बंगाल की आवाज को उठाया। अब जब ये संकेत देकर आज जब वापस वो कोलकाता पहुंचेंगी, तो पश्चिम बंगाल का वोटर ये सोचेगा कि देखिए, ऑपोजिशन का कोई एमपी नहीं पहुंचा, लेकिन पश्चिम बंगाल की आवाज को उठाने के लिए ममता बनर्जी पहुंची। उनका अपमान किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने पश्चिम बंगाल की आवाज को उठाया। तो आज एक ये बड़ा संकेत उन्होंने पश्चिम बंगाल को दिया है, और इस तरीके का जो रेटरिक पश्चिम बंगाल के लोगों में काफी लोकप्रिय हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ममता बनर्जी बंगाल की बेटी हैं और उनसे अच्छा पश्चिम बंगाल का हित कोई नहीं सोच सकेगा।
तो अगर आज ममता बनर्जी ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल को फंड्स नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो एनआरईजीए का पैसा हो या चाहे पीएम आवास योजना का पैसा हो, उन तमाम फंड्स को लेकर आज भी पश्चिम बंगाल प्यासा बैठा हुआ है। इस बात को ममता बनर्जी के अलावा और भी कई लीडर्स कह चुके हैं। तो आज पश्चिम बंगाल के वोटरों को उन्होंने ये बता दिया ममता बनर्जी ने कि देखिए, आज नीति आयोग की बैठक में जिसमें कि पूरा विपक्ष गायब था, उसके बावजूद मैं वहां पर पहुंची, अपमान का घूंट मैंने पिया, लेकिन फिर भी मैंने पश्चिम बंगाल की आवाज को उठा दिया। तो इसको कहते हैं एक शातिर नेता, जो कि एक तीर से कई शिकार करता है। अब अगर मैं ये कह रही हूं कि जो उनकी कवायद है फेडरल फ्रंट को बनाने की, या नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस फ्रंट को लेकर वो एक कोशिश कर रही हैं, तो वो कोशिश इससे प्रूव होती है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहा कि देखिए, हम आपके चुनाव में, जब आपका महाराष्ट्र का चुनाव आएगा तो हम आपको समर्थन करेंगे, हम उसके लिए कैंपेन करेंगे। तो उद्धव ठाकरे की सिंपैथी भी उनको है, और अगर वो आगे कोशिश ये करती हैं कि उनको फेडरल फ्रंट बनाया जाए, तो फिर हो सकता है कि उस फेडरल फ्रंट में अखिलेश यादव, उस फ्रंट में उद्धव ठाकरे, ये तमाम नेता हो जिनसे कि वो अपनी करीबी बनाने की कोशिश कर रही हैं। और ये एक साफ संकेत कांग्रेस को है कि मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। अगर आज मैं चाहूं तो इंडिया अलायंस को तितर बितर कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूं। ये भी एहसान वो जता रही है कांग्रेस को कि मैं इस समय इंडिया अलायंस को तोड़ने का काम नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये साफ संकेत देना चाहती हूं कि मैं अपने शर्तों पर काम करूंगी, मैं अपने शर्तों पर लोगों के साथ बातचीत करूंगी, और ऐसा नहीं हो सकता कि लोग मुझे आए और डिक्टेट करें। और ये संकेत उन्होंने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस हाईकमांड को दे दिया कि मैं किसी से कोई डिक्टेशन नहीं ले सकती हूं। और एट द सेम टाइम उन्होंने पश्चिम बंगाल के वोटरों को बता दिया कि देखिए, मैं हूं ममता बनर्जी, मैं हूं बंगाल की बेटी, जो कि बाकी किसी भी दल के विपरीत हम आगे से आगे जाकर पश्चिम बंगाल के हितों के बारे में बात करते हैं। तो आज उन्होंने जिस तरीके से संकेत दिए हैं, तो आज जब वो कोलकाता लौटेंगी तो पश्चिम बंगाल का वोटर केवल और केवल ममता बनर्जी के लिए तालियां बजाएगा, इस बात को कहते हुए कि यही है असली बंगाल की बेटी। अब अधीर रंजन चौधरी कुछ भी कहे, पश्चिम बंगाल की बीजेपी कुछ भी कहे, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, और पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के कुछ नेताओं से जब मैंने बात किया तो उनका यही कहना था कि देखिए, पश्चिम बंगाल में जहां तक ममता बनर्जी का यह सवाल है, और ये बात कांग्रेस और लेफ्ट दोनों कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चाहती है कि जो उनका भतीजा है अभिषेक बनर्जी, उसको केंद्र सरकार किसी भी इंक्वायरी से बचाती रहे। तो इस वजह से वो साठगांठ केंद्र सरकार के साथ भी बनाना चाह रही है, और इस वजह से उन्होंने नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार नहीं किया। ये ऑलरेडी कांग्रेस और लेफ्ट कर चुके हैं। तो ममता बनर्जी सब कुछ बैलेंस करके चल रही हैं। और आपको याद होगा कि अंग्रेजी के अखबारों में एक फ्रेज होता करता था, बिल्कुल शुरू के जमाने में जब ममता बनर्जी नेता बनी थी, उनके लिए एक फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता था, मर्क्यूरियल ममता। तो अब वो मर्क्यूरियल ममता से एक मास्टरफुल ममता बन गई है। मास्टरफुल ममता यानी कि वो ममता बनर्जी जो कि बिल्कुल खाई खिलाई हुई ममता बनर्जी है, कहां पर कौन सा तीर किसको चुभोना है ये पता है, और क्या संकेत किसको देने हैं। तो आज एक बहुत ही क्लेवर एक्ट जिसको कहते हैं, वो ममता बनर्जी ने किया। उन्होंने बहिष्कार भी किया, मीटिंग अटेंड भी की, जिसको संकेत देने थे उसको संकेत भी दे दिया, और वापस वो कोलकाता की सड़कों पर रास्ता नापने के लिए निकल गई, बंगाल के वोटरों को ये बताने के लिए कि देखिए, आज मैं उसी रानी की तरह हूं जो केवल और केवल आपके हितों की बात करती है। आज उस रानी की तरह ममता बनर्जी नीति आयोग की मीटिंग में ये ड्रामा रचाकर आज वापस वो पश्चिम बंगाल की आंखों में उनका प्रोफाइल और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नेशनली, राष्ट्रीय लेवल पर क्या ममता बनर्जी का प्रोफाइल ऐसी चीप थिएट्रिक्स और ड्रामा करके बढ़ाया जा सकता है? इसको लेकर सवाल है, क्योंकि ये सवाल निर्भर करेंगे कि जब इंडिया अलायंस की जब भी सरकार बनती है और अगर बीजेपी की सरकार गिरती है, तो उसमें ममता बनर्जी को क्या रोल निभाने को मिलेगा। इसलिए ममता बनर्जी की प्राथमिकता केवल और केवल इस समय पश्चिम बंगाल है, और उन्होंने 2026 का चुनाव की जो लड़ाई है उसका ब्यूगल अभी से फूंक दिया है, और साफ संकेत दे दिए हैं बीजेपी को, कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को, और साथ में पश्चिम बंगाल के वोटरों को। जो उनको कहना था, आज उन्होंने मीटिंग से बाहर निकलकर अपना गुस्सा व्यक्त करके ये सारी बातें कह दी हैं। तो ये है ममता बनर्जी का ड्रामा, ये है ममता बनर्जी का सस्पेंस, और इसको कहते हैं ममता बनर्जी की मिस्ट्री,
जो कि हमेशा आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि ममता बनर्जी का अगला दांव क्या होगा। तो सोचते रहिएगा कि ममता बनर्जी का अब अगला दांव क्या हो सकता है। इस वीडियो पे आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।